दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे वर्तमान सत्ता में छाई भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे काम कर रहे एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की। तो दोस्तों, आज इन 11 सालों की उपलब्धियों पर यदि हम आज नज़र डालें तो नतीजा काफ़ी निराशाजनक मालूम पड़ती है। हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत ही दयनीय हालत में है। उधर चीन हमारे गर्दन पर आ बैठा है, हमारे क्षेत्र में घुसकर अपनी बस्तियां बसा रहा है, लेकिन हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो आज की वर्तमान सत्ता है, जो पावर में है, उनकी कभी भी नियति संघर्ष की नहीं रही है। वो जब हमारा देश गुलाम था, 200 साल की गुलामी झेल रहा था, तब भी वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करते थे और आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे थे। सांस्कृतिक मूल्यों में ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, जिसे भारत ने ही जन्म दिया, हमें आंखें तरेर रही है। आर्थिक स्थिति देखें तो गरीबी और भूखमरी बढ़ती ही जा रही है। देश कर्ज में डूबता चला जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे बांटा जा रहा है। देश में नफरत फैलाई जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है और न्याय कैद हो चुकी है। फिर भी बहुमत के साथ 3 बार भाजपा सरकार बनाने में सफल रही है। यदि हम इसके पीछे की शक्तियों पर नज़र डालें तो हमारा नज़र भाजपा को चलाने वाली संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जाती है, जो पिछले 100 वर्षों से देश में नफरत की बीज बोने का काम करती आ रही है और वो आज सफल भी हुई। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा पूरे देश में जनता को एक खास वर्ग के खिलाफ भड़काकर आक्रोश पैदा कर सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब होती चली आ रही है। जिस तरह से शिक्षा को नज़रअंदाज कर हिंदू राष्ट्रवाद का नशा खिला रही है और यह नशा काम भी कर रहा है। एक दिन हमारा देश यदि यही स्थिति रही तो साउथ अफ्रीकन कंट्री जैसे सोमालिया की श्रेणी में आकर, अब हमें इस नशे से मुक्ति के उपायों पर चर्चा करनी होगी, सोचना होगा और कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस हिंदूवादी मानसिकता के भ्रम जाल से देश को निकालना होगा। उसके लिए हमें 125 साल पीछे की राजनीति को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। यह देखना होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी झेलते आ रही भारत ने आज़ादी पाई और आज़ादी मिलने के कुछ ही समय में देश विश्व के पटल पर तेजी से बढ़ते हुए एक विकासशील देश की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। गौर से अध्ययन करने पर हम पाएंगे कि हमारी सोच और हमारी विचारधारा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुद्ध से प्राप्त ज्ञान पर आधारित विचारधारा की आधारशिला रखी थी, वही देश को तेजी से आगे लेकर बढ़ी और हम तरक्की के पटल पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन 70 के दशक के आते आते मनुवादी हिंदूवादी विचारधारा की ऐसी विषैली हवा चली कि आज देश इसकी चपेट में आ खड़ा हुआ है। इस विषैली विचारधारा से मुक्ति के लिए हमें फिर से गांधी की सोच और उनकी विचारधारा को समाज में पुनर्स्थापित करना होगा। हमें और देश को अपने देश की विचारधारा, गांधी विचारधारा को समझना और समझाना जरूरी होगा। आइए आज हम समझते हैं कि गांधी की क्या विचारधारा रही कि 200 साल तक राज करने के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक गुलाम देश कैसे संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। गांधी ने सत्य और अहिंसा, स्वदेशी, सर्वोदय, सादगी, अहिंसक प्रतिरोध, ग्राम स्वराज्य, धर्म और राजनीति का समन्वय,
और शिक्षा, इन चीज़ों को अपनाकर एक विचारधारा अपनाकर गांधी ने संघर्ष किया और हमें आज़ादी मिली। तो आइए हम इन सारे पहलुओं पर एक एक कर चर्चा करते हैं। गांधी जी ने सत्य को सर्वोच्च मूल्य माना और अहिंसक प्रतिरोध को संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभावी तरीका बताया। स्वदेशी, दोस्तों स्वदेशी बोलने में तो बहुत ही साधारण सी शब्द है, लेकिन इसे यदि ब्रॉड वे में हम लोग समझें, विस्तृत रूप से समझें, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है हमें अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए। स्वदेशी को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण माना। आज हमारी विदेश में बनी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। देश में उत्पादन क्षमता दिनों दिन खत्म होती जा रही है। यही निर्भरता एक दिन हमें फिर से गुलामी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। अतः हमें अपने देश में जरूरत की चीज़ों के निर्माण और उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए सरकार, जो इन सब चीज़ों से हटती चली जा रही है। दूसरे देश, पड़ोसी देश चाइना पे हमारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है और हम धीरे धीरे खोखला होते जा रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री, हमारे उद्योग धंधे सभी खत्म होते चले जा रहे हैं। दूसरा अंश जो गांधी ने अपनाया वो था सर्वोदय। ये भी साधारण सी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। सर्व उदय, ये दो शब्द से बना ये सर्वोदय शबों का उदय, शबों की तरक्की की बात करता है। शबों का उदय का मतलब है शबों का विकास, पूंजीवाद का खात्मा। गांधी जी का मानना था कि सभी के उत्थान और कल्याण के लिए काम करना चाहिए, न कि केवल कुछ लोगों के लिए। आज मोदी जी सिर्फ अपने मित्रों का ही कल्याण और विकास में लगे हुए हैं। तीसरी अंश को देखें तो उनकी बात थी सादगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद में सादगी को अपनाया। 5 गज कपड़ों में लिपटे गांधी पूरी जिंदगी बिता दी। उन्होंने सादगी और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया और लोगों को अनावश्यक चीज़ों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस देश का प्रधानमंत्री 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट और 10 करोड़ की गाड़ी का शौकीन हो, वहां जनता भूख का शिकार होगी। चौथा अंश गांधी जी ने जो अपनाया वो था अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से संघर्ष करने का समर्थन किया और उन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाया भी और परिणाम भी सार्थक निकला। हिंसक प्रयास मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंसा से देश मिटता है, बनता नहीं है। न्यूक्लियर बम और एटम बम बनाने की होड़ ने मानव जाति के खात्मे का रास्ता साफ कर दिया है। आज अहिंसक प्रतिरोध ही मानव जाति को खत्म होने से बचा सकता है। पांचवा अंश जो गांधी ने अपनी विचारधारा में शामिल किया वो है ग्राम स्वराज्य। गांधी जी ने गांव की आत्मनिर्भरता और उसे सशक्त बनाने की बात कही, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज्य कहा। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपने गांव का विकास नहीं कर पाए हैं। अभी भी मूलभूत समस्याएं गांव में देखी जाती हैं। हमें उससे छुटकारा पाने के उपायों पर बात करनी होगी। अभी भी 80% आबादी गांव में बसती है। गांव की हालत में सुधार ही देश की तरक्की का रास्ता प्रशस्त करती है। धर्म और राजनीति का समन्वय, ये उनकी विचारधारा का
ये छठा अंश था। गांधी जी ने धर्म और राजनीति को अलग नहीं माना, बल्कि उनका मानना था कि धर्म मनुष्य को सदाचारी बनाता है। राजनीति की धर्म पर निर्भरता देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकती है और करती है और कर रही है। आज धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने की होड़ में देश खूनी क्रांति की ओर अग्रसरित हो रहा है। और एक अंश जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा। शिक्षा से ही ज्ञान बढ़ता है, तरक्की के रास्ते बनते हैं और एक अच्छे रास्ते पर चलने की नियति साफ होती है। गांधी जी ने शिक्षा को सभी के लिए महत्वपूर्ण माना और उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। गांधी विचारधारा इन अंशों पर आधारित रहा और इसका प्रभाव भी हमने देखा। गांधीवादी विचारधारा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विचारधारा आज भी दुनिया भर में शांति और न्याय, समानता के लिए संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधीवादी विचारधारा ने भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को भी प्रेरित किया। गांधी जी के विचारों का प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है, जहां लोग शांति, न्याय और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम गांधी विचारधारा पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।